एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP के 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस: संवेगात्मक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं, तो ये तो एक सही ऑप्शन है इसका। अगला है, चूंकि संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए इनका अध्ययन करना कठिन होता है। संवेग चेतना पर निर्भर करते हैं और अधिगम सिद्धांतवादी संवेगों की इस रूप में व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति के जीवन और कल्याण में कैसे सहायता करते हैं। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसके करेक्ट हैं, ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों है ये इनकरेक्ट ऑप्शन? क्योंकि लोगों को जीने के लिए 3 बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वो होती है भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये हैं जीने की बुनियादी चीज़ें, ना कि संवेग। क्योंकि संवेग क्या होती हैं? व्यक्ति की भावनाएं होती हैं और आंतरिक विचार होते हैं। तो ये इसका एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक स्कूल, पब्लिक स्कूल की कक्षा 4th में दाखिला लेता है। कुछ समय बाद गणेश के सहपाठी उसे गरीब पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं? तो देखिए कोलबर्ग की कंडीशन दे दी है हमें इसमें कि कोलबर्ग का हमें सिद्धांत का अनुगमन करना है, तो हम क्या करेंगे? शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वे गणेश को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। गणेश को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में सलाह देंगे, या फिर जो बच्चे उसे परेशान करते हैं उसकी उपेक्षा करेंगे, या प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि गणेश के लिए अच्छी पोशाक और एक जोड़ी जूते का प्रबंध करें। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं जो कोलबर्ग का हमारा जो नैतिक सिद्धांत है वो किस बारे में फोकस करता है। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के अनुसार कक्षा 4 के जो छात्र है वो नैतिक विकास के परंपरागत पूर्व चरण में यानी कि आज्ञाकारिता और सजा पाने की शुरुआत में होते हैं। तो इसलिए शिक्षक को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि अगर वो गणेश को परेशान करना जारी रखेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कौन सा वाला है चरण हमारा जिसमें आज्ञाकारिता और सजा पाने की शुरुआत होती है, कि अगर आप इस चीज़ का पालन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको सजा दी जाएगी। इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए फुल डिस्कशन के साथ हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप एंड तक देखिए। और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस सेट से ही रिपीट होते हैं, इसी तरह के जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, मानसिक रूप से अवर विकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल पर बल दिया जाना चाहिए? संप्रेषण परक कौशल, संख्या आधारित कौशल, अनुकूलन कौशल, या फिर जीवन कौशल? तो देखिए मानसिक रूप से जो अविकसित जो छात्र हैं उनके लिए कैसा कौशल होना चाहिए? अपनाने का कौशल, जिससे कि वे जीवन में जो है वो अच्छी तरह से अपना सके, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुकूलन कौशल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चाक्षुष रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थियों को अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा यदि? तो देखिए चाक्षुष मीन्स होता है जो देख नहीं पाते हैं, मतलब जो देखने में थोड़ा डिसेबल होते हैं बच्चे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए नेत्रहीन जो छात्र हैं उनको स्कूल और समाज में अधिक से अधिक मेलजोल बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, और यह उन्हें थोक में संबंध बनाने और अपने साथियों से मदद पाने में भी सहायता उन्हें मिलेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो क्या होती है? सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरी करती है, सामान्य शिक्षकों की आवश्यकता की पेशकश करती है, कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए सहायता करती है, या फिर सही तरीके से जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5th, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें जो विशेष शिक्षा या फिर स्पेशल एजुकेशन की जहाँ पर बात की जाएगी तो वो विकलांग छात्रों के लिए एक अवसर प्रदान करता है जिससे वे समाज में बेहतर ढंग से मेलजोल बढ़ा सकें और संबंध बनाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है?
तो इसमें हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार का मतलब होता है कि एक तरह से अगर उसे एक्टिंग के फील्ड में जाना है, मतलब एक्टिंग के फील्ड में उसे हमें प्रोत्साहित करना है, तो इसमें सबसे कम प्रेरक, सबसे कम मोटिवेशन किससे मिलेगा? उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए, या फिर थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूति, ये सब व्यवहार विकसित करना चाहिए, रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिससे वो खुश होता है, और दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंची कलाकारों को साहित्य पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छात्रवृत्ति पाने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारा इंटरेस्ट है उसमें, तो छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का जो प्रयास करेंगे, ये सबसे कम इसमें मोटिवेशन मिलेगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बात आ गई इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेले स्केल्स, ये इंटेलिजेंट टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। इसका जो यूज़ होता है वो शिशु में भाषा और पेशी संचालन कौशल के विकास को नापने में किया जाता है। यानी कि बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कितना हुआ है और उसका मस्कुलर डेवलपमेंट यानी कि मोटर उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए उसका जो है परीक्षण किया जाता है। बाकी स्टैनफोर्ड बिने, वेस्लर बिने और रोसार्क परीक्षण जो है वो इसके उदाहरण है, उसके टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 8th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकारवादी नहीं होगा, नियंत्रित वातावरण भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेशन जो है वो एक तरह से उसकी बात की जाएगी। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं होते हैं इसमें करेक्ट। और शिक्षकों की किसी रूप में भागीदारी नहीं, क्योंकि माता पिता का कार्य, ये भी एकदम रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की गलतियों के संबंध में जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होती हैं, तो उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, फिर पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो जो इसका 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, बच्चे खाली बर्तन की तरह होते हैं जिसमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, निष्क्रिय प्राणी है जो प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, जिज्ञासु प्राणी है, या फिर वयस्क की तरह। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी सोच में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की बात की गई है कि वो क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और तर्क क्षमताओं का उपयोग करके दुनिया का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ बढ़ते हैं। एक जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह एक कोशिका का भीतरी क्षेत्र होता है जिसमें क्रोमोसोम और जीन का भंडारण होता है। धागे जैसी संरचना होती है जिस पर डीएनए के अणु होते हैं। डीएनए का एक वर्ग है जिसमें विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश होते हैं, या फिर एक सर्पिल बहुमुखी अणु है जिस पर जीन होते हैं। तो जीन क्या है यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जीन को जो है वो आनुवांशिकता की शारीरिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, और डीएनए का एक ये खंड है जिसमें विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया है वो आया हमारा एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी चैप्टर से आया है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम होता है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा निम्नलिखित में से किसका संकेत दे रहा है? उसे अधिगम की अक्षमता का, कठिनाई से अधिगम का, अधिगम में समस्या का, या फिर अधिगम की असुविधा का।
तो देखिए 14th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की अक्षमता का। क्योंकि हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि क्लियरली किस चीज़ में अक्षमता है। हो सकता है कि व्यक्ति की समझ की हो, लिखित भाषा का प्रयोग करने की क्षमता को प्रभावित करेगा ये गणितीय गणना में भी हो सकती है, जिसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो डिस्कैलकुलिया। एक दिन हम इसके डिजीज़ जो मतलब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, एक नर्सरी में कक्षा में शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अच्छा है? मेरा पड़ोस, मेरा स्कूल, मेरा परिवार या फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तो देखिए नर्सरी की कक्षा में शुरुआत हो रही है बच्चे की, तो बच्चे ने तब तक उसका जो इंट्रोडक्शन या परिचय उस समय कहाँ तक हुआ होगा, उसका मेरे परिवार से हुआ होगा, क्योंकि फैमिली से डायरेक्ट बच्चा आएगा नर्सरी क्लास में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपात्मक आकलन हो सकता है। तो रूपात्मक आकलन क्या हो सकता है? प्रारंभिक आकलन में जो पूर्व और बाद के परीक्षण होते हैं, तो पूर्व परीक्षण से शिक्षकों को छात्रों की क्षमता का पता लगाने में मदद मिलती है, जबकि परीक्षण के बाद ये जानने में मदद मिलती है कि क्या सिखाया गया है। तो ये है हमारा एंटरिंग बिहेवियर, रूपात्मक आकलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। रूपात्मक आकलन में हम इन दोनों को ले सकते हैं, एंटरिंग बिहेवियर भी और हमारा टर्मिनल बिहेवियर भी। एंटरिंग में हम ये पता करते हैं कि बच्चे को पहले से कितना पता है, और टर्मिनल बिहेवियर हमारा एंड बिहेवियर होता है कि बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा। नेक्स्ट, डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित कराती हैं? निजातीयता, धर्म, अभिक्षमता या फिर भाषा। तो 17th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाषा। भाषा के अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो इसको प्रभावित करेंगी, भाषा जो है वो लिंग को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा देविका से ज़्यादा डैश हो सकती है? नारी सदस्य, पुरुष सदस्य, ए और बी दोनों, या फिर केवल ए या बी। सो 18th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का जो है प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालयों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें। बाकी यहाँ पर अलग करने की बात की गई है, पृथक करने की, जो कि रॉन्ग है। और व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षा करनी चाहिए, ये भी रॉन्ग है। बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो जहाँ पर भी नेगेटिव टर्म्स की बात होगी या फिर कुछ भेदभाव या फिर कुछ विशेष इस तरह की बात होगी, तो वो हमारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होंगे। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट 20, अक्षम बच्चे शब्दावली की ओर संकेत करती है। डैश शब्दावली की ओर, शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी। इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले सभी बच्चे, या फिर सांवेगिक कठिनाई और बौद्धिक क्षति वाले सभी बच्चे। तो अक्षम बच्चे के अंदर ये दोनों जो है कैटेगरीज वो आ जाएंगी। अगर वो मेंटली मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई प्रकट कर रहा है या फिर इंटेलिजेंस के तौर पे प्रकट कर रहा है वो भी, और जो हमें शारीरिक क्षमता उसकी मतलब शारीरिक रूप से उसमें क्षति है कोई, तो वो भी अक्षम बच्चों में ये दोनों कैटेगरीज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 46। अब इसके अंदर क्या हुआ था, ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, जो अनुच्छेद नंबर 46 है। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानकीकृत का मतलब है जो मानक के आधार पर बनाए गए हैं, ऐसे परीक्षण जो मानक के आधार पर निर्मित हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमारे। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में ये नहीं रखते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये क्यों है।
मानकीकृत जो आकलन होते हैं उसको विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए मूल्यांकन उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है और विभिन्न शैक्षिक स्थितियों में इस्तेमाल के लिए इसे प्रकाशित किया जाता है। यह आकलन वंचित समूहों की विशेष जरूरतों को शामिल नहीं करते। ठीक है, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होंगे ये इनके अपने मानक होंगे, उन्हीं के आधार पर होंगे। ये किसी वंचित वर्ग या स्पेशल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड इसमें कुछ भी ऐसे स्पेशल जो समूह होते हैं उनके आधार पर कुछ भी इसमें प्रश्न नहीं होंगे। जबकि जो शिक्षा कक्षा में प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख करके कर सकता है, अपने अन्य सहयोगी की तुलना में अपने छात्र को बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर स्कूल में जो टीचर अगर टेस्ट करवाएंगे उसमें क्या करेंगे, वो बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखेंगे, जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो पहले से ही तय होता है उसमें जो पैटर्न है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष बच्चे प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको पहले ही पहचान कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गौण निर्योग्यताओं के बचाव के लिए, अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधी उनके स्वप्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए, या फिर विशेष विद्यालय में आने से उन्हें मना करने के लिए, या फिर विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता प्रदान करने के लिए। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है हमारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौण निर्योग्यताओं से बचाव के लिए। गौण निर्योग्यताएं मतलब कि उनमें ये मतलब फीलिंग ना आए कि वो स्पेशल चाइल्ड हैं, इसके अंतर्गत उनमें उनकी हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? 80 और उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है, या फिर शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि समावेशी शिक्षा को सुगम कौन सा नियम बनाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा तभी जगह ले पाएगी जब सामान्य और विकलांग जो बच्चे होंगे वो एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डैश के अलावा निम्नलिखित अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं। संदर्भीकृत अनुदेशन, अनुदेशन का लाभार्थी नियंत्रण उत्पन्न कराना, सीखने के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का धैर्य के साथ अवलोकन करना, या फिर मूल्यांकन अधिगम। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसको ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो छात्रों द्वारा प्रदर्शित की गई गतिविधियों को धैर्यपूर्वक देखने को आकलन माना जाता है, ना कि अनुदेशनात्मक रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में आप अपव्यवहार डैश की डैश को प्रदर्शित कर सकता है। शक्ति को अपने पास रखने में उत्कंठा, सामाजिक पहचान स्थापित करने में आवश्यकता, विद्यालय छोड़ने की इच्छा, घनीभूत भावों को व्यक्त करने का दबाव। तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनीभूत भावों को व्यक्त करने का दबाव। ये क्या कर सकता है? व्यक्त करने एवं दबाव को प्रदर्शित कर सकता है अगर अपव्यवहार हो रहा है तो। अपव्यवहार का मतलब जैसे कि तनाव या मानसिक दबाव के अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं उसमें बच्चों के अंदर दुर्व्यवहार को जन्म दे सकता है। बच्चों का अगर क्लास में किसी का कोई बिहेवियर सही नहीं है तो हो सकता है कि उसके अंदर दबाव हो, वो भावनाएं हों उसकी जो दुर्व्यवहार को जन्म दे रही हो। तो ऐसे बच्चों पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी नहीं है, एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, फिर समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो देखिए समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। एक तरह से ये समस्या का हल निकालना सामान्य या अनौपचारिक तरीके से इस्तेमाल से अनुक्रमिक ढंग से बनता है जो समस्या समाधान खोजने के लिए विधि का उपयोग करके होते हैं। ये कई मानसिक कौशलों का जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संवेग का प्रमुखशाली तत्व है। तो संवेग जो है वो हमारा उसका प्रमुखशाली तत्व क्या है? तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाव से जो भावनाएं हैं हमारी, वही हमारी क्या है? संवेग हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? भिन्न रूप से जो सक्षम बच्चे हैं, व्यवहार को नियंत्रित करना, ग्रेड्स में सुधार करना, कौशल का संवर्धन करना या फिर पीड़ा को कम करना। तो हमारा 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके कौशल को संवर्धन करना, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण है कि विकलांग बच्चे जिनमें दृष्टि, मौखिक या स्पर्श उत्तेजित बच्चे शामिल हैं, उन्हें संवेदनात्मक जो है भावनाएं प्रदान की जाएं। इस तरह के कौशल को बढ़ावा देने से इन बच्चों के बीच में आत्मनिर्भरता आ सकती है और सकारात्मक अवधारणा का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता कारण हो सकता है? सांस्कृतिक वैभिन्न, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना, शिक्षक की अभिक्षमता, समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग का इस्तेमाल करना, क्योंकि अध्ययन से ये पाया गया है कि बच्चे पर पूर्व प्रसव दवा का असर उसके समय से पहले और जन्म या विभिन्न व्यवहार संज्ञानात्मक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो ये अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। सांस्कृतिक वैभिन्न बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लर्निंग किससे इफेक्ट हो रही है, संस्कृति से या फिर जेंडर से, तो वो इसके रीज़न कभी नहीं होता है। शिक्षक की अभिक्षमता, समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता भी नहीं होगा। तो इसी के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंप्लीट, और इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो हमारी नवंबर है, नवंबर बताई गई है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।